अपने महकमे की तरफ से खटमंडू में मुझे पहली बार एक खास मिशन सौंपा गया था, वरना हमेशा मुझे आम हिदायत ही मिलती थी। मैंने खटमंडू में पाकिस्तान के मफाद में अब तक जो कुछ भी किया था, यहाँ के हालात को देखते हुए अपनी सवाबदीद पर ही किया था। अगर मैं इस मिशन में कामयाब हो जाता तो पाकिस्तान वापसी के लिए मैं अपने महकमे को ज्यादा जोर दे सकता था, और वो मिशन था महाजिर फैमिली के रूप में भारतीय जासूसों को तलाश करना। मोहसिन और लड़के खटमंडू भर में फैल गए थे, लेकिन उन्हें भी नाकामी हुई। हर रोज शाम को मोहसिन मुझे रिपोर्ट देता। उन्होंने खटमंडू को खंगाल डाला था। राजा बाजार के अलावा ढोल खोला, हनुमान ढोका और कश्मीरी मस्जिद के गिरदो निवाह के तमाम रिहायशी इलाकों में उनको तलाश किया। देवी की हवेली और काठ के मंदिर के पीछे की गलियों में रहने वालों के भी कवायफ लिए, लेकिन हर जगह उन्हें नाकामी हुई। ये मेरा रोजमर्रा का मामूल बन चुका था कि मैं सिवाय उन दिनों के कि जब महाजिरों की फ्लाइट्स जाती थी, मैं दिन का बेशतर वक्त इसी गुत्थी को सुलझाने में गुजार देता। शाम को अक्सर कर्नल आनंद और कैप्टन मान की ब्रेन वॉशिंग से फैज़याब होता। उनके जाने के बाद मोहसिन की नाकामी की रिपोर्ट सुनता और फिर मरियम के घर चला जाता और दिन भर की परेशानी और दिमागी बोझ को उससे बातें करके दूर करता। मरियम ने रेस्टोरेंट के काउंटर पर बैठने के लिए एक पढ़े लिखे नेपाली का इंतजाम कर लिया था, और खुद वो दिन भर उर्दू सीखने और पाकिस्तानी रस्म रिवाज और माशरे में खुद को ढालने की कोशिश में मसरूफ रहती। उसकी उर्दू दानी में रोज बरोज इजाफा हो रहा था। हर शाम वो मुझे उर्दू के नए सीखे हुए फिक्रे सुनाती। मुझे मिलते वक्त वो अस्सलाम वालेकुम कहती। कई बार उसने दायां हाथ माथे की तरफ ले जाते हुए सलाम भी किया। उन्हीं दिनों एक शाम जब मैं उसके घर गया तो उसने हाथ माथे तक ले जाते हुए मुझे आदाब किया और अटक अटक कर बोली, कदम रंजा फरमाइए। मैंने उसे इतनी जल्दी उर्दू सीखने पर दाद दी। बातें तो मैं मरियम से कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग के एक गोशे में ये सवाल कुल बुलाने लगा कि बिहारी महाजिर तो ऐसी सलीस और लखनवी अंदाज की उर्दू नहीं बोलते। उनकी उर्दू का अपना ही एक अंदाज है। गुज़श्ता 28 सालों में उन्होंने 24 साल मशरकी पाकिस्तान में बंगालियों के साथ गुजारे हैं, और इसी वजह से उनकी उर्दू पर बंगाली रंग भी छा चुका है। फिर मरियम किसी बिहारी खातून से इतनी उम्दा उर्दू कैसे सीख रही है? मैंने मरियम से पूछा कि उसकी ट्यूटर की उम्र क्या है। उसने बताया कि 21-22 साल होगी। मैं हैरान था कि जो लड़की मशरकी पाकिस्तान में पैदा हुई और जिसके घर में भी बिहारी और बंगाली मिली जुली उर्दू बोली जाती हो, वो कैसे इतनी सही उर्दू बोल सकती है। मैंने मरियम से पूछा कि उसका रंग और कद काठ कैसा है। मेरे इस सवाल से मरियम ने कुछ और ही समझा और उल्टा मुझसे सवाल करने लगी कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें उस लड़की से क्या दिलचस्पी है, वगैरह वगैरह। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया कि मेरी उस लड़की से, जिसे मैंने देखा तक नहीं है, कोई भी जाती दिलचस्पी नहीं, सिर्फ एक शख्स है जिसे मैं दूर करना चाहता हूँ। मेरी तरफ से पूरी तरह से मुतमईन होने के बाद मरियम ने बताया कि उसका रंग साफ और कद नॉर्मल है। मैंने पूछा, नॉर्मल से तुम्हारी मुराद यहाँ की बिहारी खवातीन जैसा है? मरियम ने जवाब दिया, नहीं, उनसे तो वो खासी लंबी है। 15-20 रोज पहले ही मैंने उससे ट्यूशन लेना शुरू की है। वो खुद हमारे रेस्टोरेंट में मुलाजमत की तलाश में आई थी। अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोलती है। बड़े दुख झेल कर वो अपनी माँ के साथ यहाँ गुज़श्ता माह ही खटमंडू पहुंची है। उसकी माँ भी 2 बार उसके हमरा हमारे घर आई थी। वो भी कदावर और साफ रंग की है। ये दोनों माँ बेटी बहुत ही अच्छी हैं। माँ भी बहुत उम्दा अंग्रेजी और उर्दू बोलती है। लेकिन तुम तफसीलात क्यों जानना चाहते हो? मरियम के दिल में शुकूक ने फिर सर उभारा। मैंने मरियम को समझाया कि एक महकमाना गुत्थी को मैं कई रोज से सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई सिरा हाथ आता ही नहीं। मुमकिन है ये महज मेरा वहम ही हो, लेकिन कल सुबह तुम्हारी ट्यूशन के दौरान मैं यहाँ आऊंगा और सीधा उसी कमरे में चला आऊंगा जहाँ तुम ट्यूशन पढ़ती हो। तुम मुझसे मेरा तारुफ अपने मंगेतर के तौर पर करवाना। इससे तुम्हारी तसल्ली भी हो जाएगी कि मेरे इरादे बिल्कुल नेक हैं। मैं उससे बेजरर से चंद सवाल पूछूंगा। इस दौरान तुम बिल्कुल खामोश रहना और अपना टेप रिकॉर्डर इसी कमरे में छुपा कर रखना, और उसका माइक ऐसी जगह पर ओट में रखना कि उसे दिखाई न दे। मेरे आते ही तुम टेप चला देना। वो बोली, लेकिन वो तो पूरा बुर्का पहनती है और पर्दा करती है, तुम्हारे सामने वो कैसे आएगी? मैंने कहा, देखो मरियम, जैसे कि मैंने पहले कहा, मुमकिन है ये महज मेरा वहम हो, लेकिन दूसरी सूरत में ये एक बहुत तजुर्बाकार भारतीय जासूसी के गैंग की अहम रुकन भी हो सकती है। मुझे उस गैंग की इत्तला कई रोज पहले ही पाकिस्तान से मौसूल हो चुकी है। मोहसिन और उसके साथी इस गैंग की तलाश में हर रोज सुबह से शाम तक बेसूद सारे खटमंडू की खाक छान रहे हैं, और मेरा दिमाग उनके मुताल्लिक सोचते सोचते पक चुका है। अगर ये महज मेरा शक साबित हुआ तो मैं तुम्हारे सामने उस लड़की से उसकी बेपर्दगी के लिए माफी मांग लूंगा, और अगर वो मेरे शक के मुताबिक जासूसा निकली तो फिर बेपर्दगी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो मुसलमान नहीं। मेरी दूसरी बात भी गौर से सुनो। आइंदा न तो उसके हाथ से कोई चीज लेना और ना ही उसकी लाई हुई कोई चीज खाना या पीना, और चाहे कुछ भी हो जाए उसके हमरा कभी भी घर से बाहर न जाना। मैंने मरियम को इसी सिलसिले में कुछ मजीद हिदायत भी दी। जब मैंने मरियम को बताया कि मेरे ख्याल में ये लड़की जासूसी की उसी तिकोन की एक लाइन है जिसके मुताल्लिक मैंने उसे
उसे कुछ दिन पहले बताया था और उसने खुद इस मिशन में हिस्सा लेने का मुझसे वादा लिया था तो मरियम फौरन ही रेड अलर्ट हो गई। मरियम के घर से वापसी पर मैं सोच रहा था कि अगर ये वाकई में जासूसा साबित हुई तो चिराग तले अंधेरे के मिस्ताक ये तो मरियम के घर तक पहुंच चुकी है, जबकि हम खटमंडू में एक एक दरवाजा खटखटाकर और हर पत्थर उठाकर उस गैंग को तलाश कर रहे थे। रात को सोने से पहले ही मैंने अगले रोज ट्यूटर लड़की से मिलने के प्रोग्राम को आखिरी शक्ल दे दी, क्योंकि यहाँ पर मामला एक लड़की का था और महज अपने शक की बिना पर मैंने उसकी असलियत जानने के लिए पूछगिछ करनी थी। इस इंटरोगेशन के बाद उससे दोबारा मिलना भी मुश्किल दिखाई देता था, क्योंकि दोनों औरतों ने मेरी तफ्तीश के नतीजे में मरियम को ट्यूशन देना भी बंद कर देनी थी। इसलिए मैंने रैपिड एंड स्वेयर एक्शन लेने का फैसला किया। इस एक्शन के दौरान अगर वो अपनी असलियत उगल देती तो ठीक, वरना मुझे ऐसा दूसरा मौका मिलना अगर नामुमकिन नहीं तो दुश्वार जरूर था। अगली सुबह मैं अपने चीनी साथियों के हमरा बाजार गया और 30 की बाल काटने की मशीन, एक बड़ी तेज कैंची, एक दाढ़ी बनाने का उस्तरा और दरमियानी साइज की 2 खाली शीशियां खरीदी जिनमें सादा पानी भर लिया। एक विसल भी खरीदी। अपने प्लान के मुताबिक अपनी पूरी तैयारी और साजो सामान के साथ हम मरियम के घर की तरफ रवाना हुए। मैंने चीनी दोस्तों को समझा दिया था कि वो घर के बाहर खड़े रहें और सीटी की आवाज सुनते ही ड्राइंग रूम में चले आएं। फिर जो कुछ मैं समझा सकूं या जैसे मरियम कहे उस पर फौरी अमल करें। मैं बगैर इत्तला किए मरियम के ड्राइंग रूम में चला गया। मरियम अपनी ट्यूटर से उर्दू सीख रही थी। रोमन रस्मुल खत में वो आम बोलचाल के उर्दू फिक्रे और इन फिक्रों का इंग्लिश में तर्जुमा लिखती और मरियम का उर्दू तलफ्फुज ठीक कर रही थी। जब तक वो मेरी आमद को महसूस करती मैं उसके सर पर जा खड़ा हुआ। मुझे यूं अचानक अपने इतने करीब देखकर वो घबरा गई और दुपट्टे से अपने चेहरे को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, मैं पर्दादार हूँ। मैंने बड़े पुरसुकून और धीमे लहजे में कहा, देखो तुम्हारा पर्दा तो अब बाकी नहीं रहा, क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया है। मैं तुमसे बहुत मुतासिर हूँ कि तुमने इतनी जल्दी मरियम को उर्दू जबान और इस्लामी कल्चर सिखाने में खासी कामयाबी हासिल कर ली है। मैं तो इस बात पर भी हैरान हूँ कि बिहारी महाजिर होते हुए भी तुमने इतनी फसी और लखनवी अंदाज की उर्दू और वहाँ का मखसूस इस्लामी कल्चर कैसे सीखा। लड़की ने भरपूर नजरों से मुझे देखा, जैसे तोल रही हो कि मैं कितने पानी में हूँ। बोली, मेरे वालिदैन दिल्ली में फाटक हब्श खान में रहते थे। पार्टीशन के वक्त दिल्ली में फसाद शुरू हुए तो मेरे वालिदैन ने पाकिस्तान हिजरत करने का सोचा। मेरी वालिदा की एक बहुत गहरी सहेली ने उन्हें मशवरा दिया कि बजाय मगरबी पाकिस्तान के हम मशरकी पाकिस्तान को हिजरत कर जाएं। मेरी वालिदा की सहेली का नाम आमना था और उनकी शादी चिटागोंग में तैनात चिटागोंग पोर्ट के एक ऑफिसर से हुई थी जो खुद भी अलीगढ़ के रहने वाले थे। मेरे वालिदैन हिजरत करके चिटागोंग में आ बसे और वालिद ने वहीं पर आमना आंटी के शौहर SM मारूफ की मदद से पोर्ट पर मजदूरों के ठेके वगैरह लेने शुरू कर दिए। मारूफ साहब का ओहदा बढ़ता गया और वो चिटागोंग पोर्ट के जनरल मैनेजर बन गए। इस दौरान आमना आंटी की 2 छोटी बहनें रजिया आपा और अफसर बाजी भी चिटागोंग आ गई थीं, जहां उनकी शादियां भी दिल्ली के महाजिर बिजली घर के एक आला अफसर और मर्चेंट नेवी के एक इंजीनियर से हो गई। मैं चिटागोंग में ही पैदा हुई और वहीं BA किया। मेरे वालिद का चिटागोंग में ही इंतकाल हो गया था और मैं और मेरी वालिदा बिल्कुल तन्हा रह गए थे। लेकिन मारूफ साहब, आमना आंटी और उनकी बहनों ने हमारी इस हद तक खबरगिरी की थी कि हमें कभी भी माली परेशानी का एहसास न होने दिया। 1971 के अवाइल में जब मशरकी पाकिस्तान में फसाद फूट पड़े तो हमने मारूफ साहब के घर में ही पनाह ली। मारूफ साहब तो चूंकि सरकारी अफसर थे इसलिए उन्होंने अपना और रजिया आपा के शौहर का तबादला मगरबी पाकिस्तान में करवा लिया। अफसर बाजी शादी के बाद ही मगरबी पाकिस्तान जा चुकी थी। हम माँ बेटी ने सोचा कि दिल्ली चले जाएं जहां मेरे ददियाल और ननियाल थे। अब तक तो हम दिल्ली में रहे, लेकिन आखिर कब तक खौफ और हरास की जिंदगी बसर करते। हमने पाकिस्तान आना चाहा तो मालूम हुआ कि जब तक खटमंडू के पाकिस्तानी सिफारत खाने में रजिस्ट्रेशन न हो हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं मिल सकता। इसलिए हम माँ बेटी यहाँ आ गए। माली तौर पर हम अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। मेरी वालिदा और वालिद के रिश्तेदारों ने भी चलते वक्त हमें खासे पैसे दिए थे। यहाँ एक मुतमव्विल कश्मीरी फैमिली ने हमें रहने के लिए अपने घर में एक कमरा दिया है। महाजिरों की फ्री हवाई सफर की मुश्किलात को देखते हुए हमने अब ये फैसला किया है कि अपने टिकट खरीद कर थाई एयरलाइंस या रॉयल नेपाल एयरलाइंस से पाकिस्तान जाएं। हमारी अभी तक पाकिस्तानी सिफारत खाने में रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। कश्मीरी खानदान के सरबराह ने वादा किया है कि वो बहुत जल्द हमारी रजिस्ट्रेशन करवा कर हमें 1 वे पाकिस्तानी पासपोर्ट दिलवा देंगे और फिर हम पाकिस्तान चले जाएंगे। यहाँ बेकार रहने की बजाय मैंने सोचा कि कुछ काम ही कर लिया जाए। इसी कोशिश में इस रेस्टोरेंट में आई और मरियम को ट्यूशन पढ़ाने लग गई। इसे हुस्न इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि अवाइल जिंदगी में अपनी पहली मुलाजिमत के दौरान चिटागोंग में मारूफ फैमिली से मैं बहुत अच्छी तरह न सिर्फ वाकिफ था बल्कि मुझे उनके घर के एक मेंबर की हैसियत हासिल हो चुकी थी। उस वक्त मारूफ साहब चिटागोंग पोर्ट
के डिप्टी जनरल मैनेजर थे। उनकी बेगम का नाम आमना था और उनकी मंझली साली रजिया चिटागोंग में ही एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से ब्याही हुई थी और सबसे छोटी साली अफसर भी उनके साथ ही रहती थी। इतने भरपूर तारुफ और रेफरेंस के बाद, जिन्हें मैं जाती तौर पर जानता था, मेरे लिए उस लड़की पर शक शुबहे की कोई गुंजाइश बाकी न रही। मैंने उस लड़की को अपने जहन में बिल्कुल क्लियर कर दिया। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने नाहक एक पर्दादार लड़की को बेपर्दा किया और उससे बेजा सवाल पूछे। माहौल की तलखी को कम करने के लिए मैंने मरियम को सबके लिए कॉफी बनाने को कहा। मरियम कॉफी बनाने चली गई तो बगैर किसी मकसद के महज उस यतीम लड़की के खौफ को दूर करने के लिए मैंने उससे पूछा कि मारूफ फैमिली में तुम्हारे बकौल शुरू में सिर्फ अफसर ही गैर शादीशुदा थी और अगरचे तुम उम्र में उससे छोटी थी लेकिन वही तुम्हारे ज्यादा करीब रही होगी। लड़की ने बताया, जी हाँ, अफसर बाजी मुझे बहुत प्यार करती थी। मैंने पूछा, तो तुमने वही स्कूल ज्वाइन किया जिसमें अफसर पढ़ती थी? लड़की ने पूरे एतमादी से जवाब दिया, जी हाँ, वो 9वीं जमात में थी और उन्होंने खुद मुझे अपने स्कूल में दाखिला दिलवाया था। मैंने कहा, तुमने बताया है कि अफसर ने तुम्हें जिस स्कूल में दाखिला दिलवाया वहाँ वो खुद भी पढ़ती थी और तुम्हारे बहुत करीब भी थी, तुमसे प्यार भी बहुत करती थी। ये तो बताओ कि अफसर में कौन सी ऐसी बात थी जो उसे दूसरों से नुमाया करती थी? लड़की मेरा ये सवाल सुनकर घबरा गई। कहने लगी कि आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा, सिर्फ वक्त गुजारी के लिए। इत्तेफाक से मैं भी मारूफ फैमिली को अच्छी तरह जानता हूँ। तुमने उनके मुतालिक बिल्कुल सही बताया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अफसर ने स्कूल स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए अपने बाल बिल्कुल मर्दाना अंदाज में कटवा दिए थे। वो बोली, जी हाँ, बिल्कुल याद है, बल्कि मारूफ साहब ने इस हरकत पर अफसर बाजी को बहुत डांटा भी था। लड़की ये जवाब देते हुए अपना लेडीज बैग उठाने के लिए मेज की तरफ बढ़ी। मैं उसकी एक एक हरकत देख रहा था। इससे पहले कि वो अपना बैग उठाती, मैं लड़की पर झपटा और उसे धक्का देकर उसका बैग उठा लिया। साथ ही मैंने सीटी बजाई। दोनों चीनी दोस्त भागते हुए ड्राइंग रूम में आ गए। इसी दौरान मरियम भी कॉफी की ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हो चुकी थी। मैंने मरियम को कहा कि चीनी दोस्तों को कहे कि उस लड़की को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लें। मरियम में ये बुरी आदत नहीं थी कि पहले सवाल जवाब करके अपनी तसल्ली करे और फिर अगला कदम उठाए। मैंने जो कुछ मरियम को अंग्रेजी में कहा उसने फौरी तौर पर चीनी दोस्तों को कह दिया। दोनों चीनी आगे बढ़े तो उस लड़की ने अचानक अपनी लात से कराटे का ऐसा भरपूर वार चीनी दोस्त के चेहरे पर किया कि वो वहीं गिर कर बेहोश हो गया। अब ये लड़की मेरे और दूसरे चीनी दोस्त के दरमियान थी और कराटे के पैंतरे बदल बदल कर हम दोनों को बैक वक्त अपनी जद पर लिए हुए थी। मुझे उसका बैग खोलने का भी अभी तक मौका नहीं मिला था। मैं लड़की की घूमती हुई टांग के वार से बचना चाहता था। यूं ही उसका ध्यान और रुख चीनी साथी की तरफ हुआ, मैं लड़की की तरफ बढ़ा। वो मुझसे गाफिल नहीं थी। उसने मुझे हिट करने के लिए सीधी टांग उठाई जिसे मैंने अपने जिस्म को लगने से पहले ही पिंडली से पकड़ लिया। यहाँ मेरा लंबा कद और उसी हिसाब से बाजुओं की लंबाई काम आ गई, वरना उसकी ज़रब इतनी शदीद थी कि चीनी दोस्त अभी तक बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने उसकी टांग पकड़ी ही थी कि दूसरे चीनी दोस्त ने पीछे से उसे बाजुओं से दबोच लिया। बेबस होकर वो कालीन पर गिर तो गई, लेकिन हम दो मजबूत मर्दों की गिरफ्त भी उस पर हल्की पड़ रही थी और वो मछली की तरह तड़पती हुई खुद को आजाद करवाने की जिद्दोजहद करने लगी। मैंने मरियम को रस्सी और कपड़ा लाने का कहा ताकि उसे बांध दिया जाए। हमने उसके हाथ पुश्त पर बांधे और टांगे बांध कर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि उसका चिल्लाना बंद हो। चीनी दोस्त तो अपने साथी को होश में लाने की तदाबीर करने लगा और मरियम मेरे करीब आ गई। मैंने लड़की का बैग खोला तो उसमें से मेकअप का सामान और कुछ नेपाली करेंसी के अलावा 25 बोर का लोडेड पिस्टल निकला। DMI ने मुकम्मल ट्रेनिंग के बाद एक भरपूर और चैलेंज न हो सकने वाली कवर स्टोरी के साथ इस लड़की और इसके साथियों को पाकिस्तान भेजने का मंसूबा बनाया था। मैं भी उसकी कवर स्टोरी से बिल्कुल मुतमईन हो गया था। बाद के सवाल मैंने महज पोस्ट स्क्रिप्ट के तौर पर पूछे थे जिनका जवाब देने में वो मार खा गई थी। मारूफ की साली अफसर के बाल उसकी पिंडलियों को छूते थे। उसके बाल इस कदर लंबे और घने थे कि वो अपने बाल खुद नहीं धो सकती थी, बल्कि 2 बंगाली मुलाजमाएं उसके बाल धोती थी। वो कभी भी चिटागोंग में नहीं पढ़ी, बल्कि दिल्ली से FA करने के बाद चिटागोंग आई थी। शादी के बाद वो कराची आ गई और यहाँ भी हमारी अक्सर मुलाकातें हुई। उसके बाल उसी तरह लंबे और घने थे और इतने अजूबा रोजगार और खूबसूरत बालों को कटवाने का वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये तो महज इत्तेफाक था कि मैं मारूफ फैमिली को अच्छी तरह और जाती तौर पर जानता था, वरना इतनी मुकम्मल और ठोस कवर स्टोरी के साथ भारतीय जासूसों का ये ग्रुप पाकिस्तान जाने वाला था, जहाँ कोई भी उन पर किसी किस्म का शक न करता। मेरे पास वक्त बहुत कम था जिसमें इस लड़की से मैं कुछ उगलवा सकता था। मरियम ने उसका नाम जबी बताया था। उसके बैग से पिस्टल मिलने से उसके जासूसा होने में अगर बराए नाम सभी कोई शक था तो वो दूर हो चुका था।
चीनी दोस्त को जबीन ने ऐसी सख्त ज़रब लगाई थी कि अगरचे वो अब होश में आ चुका था, लेकिन बार बार अपना सर सहलाता और चीनी जबान में न जाने क्या अनाप शनाप बक रहा था। मैंने दूसरे चीनी दोस्त से बाल काटने की मशीन, उस्तरा, कैंची और पानी भरी शीशियां लेकर जबीन के सामने मेज पर रख दी और उससे मुखातिब करते हुए कहा, ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम अपनी गेम शुरू करने से पहले ही पकड़ी गई हो, और खुशकिस्मती ये कि तुम्हें पकड़ने वाला एक मुसलमान है। तुम, तुम्हारी नकली माँ और तुम्हारे साथी मर्द जिसने तुम्हारे बाप का रोल अदा करना था, उनके मुतालिक हमें भारत से तुम्हारी रवानगी से कबल ही मुकम्मल इत्तला मिल चुकी थी। मरियम को जब तुमने पढ़ाना शुरू किया उससे पहले ही हम तुम्हारी और तुम्हारे दोनों साथियों की मुकम्मल निगरानी कर रहे थे। ये तस्वीरें देखो, ये तुम्हारे ग्रुप लीडर की हैं। तुम जवान हो और खूबसूरत हो। अगर हमारी जगह कोई गैर मुस्लिम होते तो वो सब पहले तुम्हारी जवानी से खेलते और फिर तुमसे पूछगिछ करते। तुम्हें तो इससे कोई फर्क न पड़ता क्योंकि तुम्हें भारत से इसके लिए तैयार करके भेजा गया है, लेकिन ये हमारे मजहबी उसूलों के खिलाफ है। लेकिन हम एक जासूस का जो हशर करते हैं, तुम्हें शायद उसके मुताल्लिक कुछ नहीं बताया गया, वरना तुम कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करने का न सोचती। अगरचे हम तुम्हारे मुताल्लिक सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये सब तुम्हारी जबानी सुनना चाहते हैं। अगर तुम ताउन नहीं करोगी तो तुम्हारी जबान खुलवाने के लिए हमारा पहला मरहला ये है कि हम पहले तुम्हारे बाल काटेंगे, फिर तुम्हारे सर पर मशीन चलाकर तुम्हारे सर को रहे सहे बालों से भी आजाद कर देंगे। अगर फिर भी तुमने सच न बताया तो इस उस्तरे से तुम्हारी नाक और कान काटेंगे और फिर इन शीशियों में भरे तेजाब से तुम्हारे चेहरे को इतना भयानक कर देंगे कि तुम कभी आईना देखने की हिम्मत न कर सकोगी। अगर फिर भी तुमने हमें कुछ न बताया तो हम अपनी हार मान कर तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ने से पहले मेरे चीनी साथी तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देंगे ताकि तुम आइंदा कभी किसी पर अपने मार्शल आर्ट्स को न आजमा सको। मैंने ये तमाम बातें नफ्सियाती तौर पर उसे तोड़ने और मजाहमत न करने के लिए की थी। औरत के लिए सबसे ज्यादा कीमती शय उसका हुस्न होता है और सिवाय पाकबाज औरतों के इस कमाश की औरतें खूबसूरत दिखाई देने और अपने हुस्न को बरकरार रखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाती हैं। मैंने मरियम के जरिए चीनी साथियों को कहा कि इस लड़की के हाथ पांव दोबारा कसकर अच्छी तरह से बांध दें ताकि जब हम अपना काम करें तो ये हरकत न कर सके। मैंने ये बात भी महज उसे नफ्सियाती तौर पर तोड़ने के लिए कही थी ताकि वो हमारे अज़ाइम को सही समझकर मुदाफियत छोड़ दे। चीनी दोस्तों ने उसके हाथ पांव दोबारा कसकर बांध दिए और मेरे इशारे पर उसे बाजुओं से पकड़कर बिठा दिया। मैंने कैंची उठाई और 6 इंच के करीब उसके बाल काट कर उसके सामने फेंक दिए। लड़की का मुंह कपड़े से बंद था, वो बोल तो सकती नहीं थी, गूं गूं करने लगी। मैंने मजीद 3-4 इंच उसके बाल काटे और वो भी उसके सामने फेंक दिए। लड़की की गूं गूं और बढ़ गई। अब मैंने बाल काटने की मशीन उठाई जो उस लड़की के सामने मेज पर पड़ी थी। मैंने जाहिरन मरियम को मुखातिब करते हुए कहा, मरियम, इस तरह तो खामखा वक्त जाया हो रहा है। इसे शायद अपने बालों से मोहब्बत नहीं, इसलिए मशीन से इसके सर के बालों को बिल्कुल आजाद कर देते हैं। मेरे हाथ में मशीन देखकर खौफ से लड़की की आंखें फैल गईं। उसने जोर जोर से अपना सर हिलाना शुरू किया। मैंने उसे पूछा, बोलना चाहती हूँ? उसने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मैंने मशीन रख दी, उस तरह उठाया और मरियम को कहा कि चीनी दोस्तों को कहे कि अगर इस लड़की ने सच न बोला तो मेरा इशारा करते ही इसका एक कान काट दें। ये कहकर मैंने लड़की के मुंह से कपड़ा निकालते हुए कहा कि बिल्कुल मध्यम आवाज में बोले। लड़की की दहशत से जो हालत हो रही थी वो नाकाबिले बयान है। मुंह से कपड़ा निकलते ही वो लरसती हुई आवाज में बोली, मुझ पर रहम करें, मैं आपको सब कुछ बिल्कुल सच बताऊंगी, लेकिन भगवान के लिए मुझ पर ये जुल्म न करें। उसके भगवान कहने से ये तस्दीक तो हो गई कि वो गैर मुस्लिम है। मैंने कहा, ये तो अब तुम पर मुनहसिर है कि सब हकीकत बताकर खुद को बचा लो, वरना हमें मजबूरन अगला कदम उठाना पड़ेगा। मैंने ये कहकर लड़की को कहा, बोलो, लेकिन बोलते वक्त ये जरूर याद रखना कि तुम्हारी असलियत से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं और जो ही तुमने गलत बयानी से काम लिया, मेरे एक इशारे पर तुम्हारा एक कान तुम्हारे कटे हुए बालों पर पड़ा होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।